हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल हायर सेकेंडरी प्रयोगशाला परिचारक की चौथी क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं जंतु जगत के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में। तो ये दो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पार्ट 1 के रूप में रहेगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पार्ट 2 के रूप में रहेगा, भाग 1 और भाग 2। और दो लेक्चर में हम पूरे के पूरे जंतु जगत या जीव जगत के वर्गीकरण को समझने वाले हैं। तो जो छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच जो है एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है। इस बैच से आप जुड़ जाइए। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन के नीचे जो आपको नंबर शो हो रहा है 9691192359, वहां पे अपना नाम और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। वहां पे आपको उस बैच से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस निःशुल्क ऑनलाइन बैच में लगभग 20,000 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं आज की तारीख में, जब ये लेक्चर मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें क्लासेस के लिंक के साथ साथ हर क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू के नोट्स और लिंक, सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ यदि आपने पिछले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, नहीं देखे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाइए क्लास के। वहां पे प्रयोगशाला परिचारक का प्लेलिस्ट लिंक बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, आपको लाइन से पिछले क्लासेस जो है वो आपका दिखाई देने लगेंगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है। अब देखिए क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम होता क्या है उसको बताने से पहले मैं एक बार हमारे प्लेनेट की ओर लेकर के आपको चलता हूँ। जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो आपके पाए जाते हैं, जिसमें से दो कैटेगरी तो बहुत फेमस है कि पौधों की एक कैटेगरी है, प्लांट्स है, और एक जंतुओं की कैटेगरी है, एनिमल्स है। लेकिन एनिमल्स में भी बहुत सारी भिन्नता है। ठीक है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो जल में निवास करते हैं, कुछ स्थल में निवास करते हैं, कुछ हवा में उड़ सकते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ के शरीर में बाल है, कुछ के शरीर में बाल नहीं है, कुछ के शरीर में सल्क है, कुछ बहुत छोटे हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, लाइक जितने भी कोशिकीय जीव होते हैं, और कुछ बहुत बड़े और बहुत जटिल जीव हैं। कुछ पानी में रहने के बावजूद बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। ठीक है। कुछ अंडे देने के बावजूद भी जो है उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। मतलब इस प्रकार से पूरे के पूरे इस प्लेनेट में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है, कुछ में समानताएं हैं, कुछ में विषमताएं हैं। तो समय समय पर जो आपके जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने इन जीव जंतुओं को कैटेगराइज करने का प्रयास किया या उसको क्लासिफाई करने का प्रयास किया। ठीक है। कि ये कैटेगरी में ये जीव आएंगे, फिर इस कैटेगरी में ये जीव आएंगे। तो यही जो आपका जंतु जगत या जीव जगत के वर्गीकरण का प्रयास किया जाता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा कहलाती है, जिसको कहा जाता है बेटा वर्गीकी। इंग्लिश में कहते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जगत के वर्गीकरण का और उनके नामकरण का कार्य जो है वो आपका किया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपसे यही बन जाएगा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है। वर्गीकी क्या है। तो वर्गीकी वो शाखा होती है जिसमें जीव जगत के वर्गीकरण का प्रयास किया जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब वर्गीकरण की बात आ रही है तो ऐसा काम किसी न किसी वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार किया होगा ना। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक कौन है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास किया गया। तो जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है एरिस्टोटल, या इन्हीं को क्या कहा जाता है आपका अरस्तु। ठीक है। तो अरस्तु जो है ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले जो है वो आपके जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के, जीव जगत के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि जीव जगत के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ पूर्ववर्ती क्लासेस में। अरस्तु को आप जानते हो, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो लिखा हुआ है टेक्सोनॉमी या वर्गीकी, इसके बारे में मैं आपको बता चुका।
कि वर्गीकी जो होता है ये जीव विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण और नामकरण का कार्य जो है वो आपका किया जाता है। और ऐसा प्रयास करने वाले पहले जो आपके जीव वैज्ञानिक हैं वो कौन है, आपके अरस्तु। ठीक है, जैसे हर क्लास की शुरुआत हम बेसिक से करते हैं, तो ऐसी बेसिक चीजें याद रखनी है आपको कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, वो है क्या। ठीक है, तो शुरुआत तो अरस्तु ने कर दी, इसके बाद किन्होंने और क्या कार्य किया, यही सारे जो है वो आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम क्रमशः जो है वो आपका देखते हुए चलेंगे। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि अरस्तु ने सबसे पहले इस जीव जगत को बांटने का प्रयास किया, तो ये भी देख लेते हैं कि अरस्तु के द्वारा जीव जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। अरस्तु ने इस पूरे के पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांटा। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी है मेरे को, इसके चलते थोड़ा सा पिछला क्लास भी जो है वो आपका बाधित रहा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अरस्तु के द्वारा जीव जगत को जो है वो आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूरे समझने का खेल है। एक तो कैटेगरी बनाया उन्होंने एनिमल का, ठीक है, मतलब जंतु जगत। दूसरा कैटेगरी बनाया बेटा उन्होंने प्लांट्स का, मतलब पादप जगत। अब ये दो शब्द लिखते ही कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई जंतु जगत तो हो गया, पादप जगत तो हो गया, और कौन सी कैटेगरी बना दी अरस्तु ने। तो अरस्तु ने हमारी कैटेगरी, खुद की कैटेगरी को अलग रखा, मतलब ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, इनकी कैटेगरी इन्होंने अलग रखी। ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहले चीज बिठा लीजिए कि अरस्तु के द्वारा जीव जगत को 3 भागों में जो है वो बांटा गया, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस। ठीक है, इसमें से डिटेल्स थोड़ा समझो आपका एनिमल्स को, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। अब ये जो एनिमल हैं, जो आपके जंतु हैं, इनको अरस्तु ने फिर से 2 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया, फिर से 2 भागों में इनको बांटा। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग हैं। एक इन्होंने बनाया एनाइमा, एनाइमा, हिंदी में ऐसे लिखेंगे एनाइमा। ठीक है, क्या है मैं समझा दूंगा, याद हो जाएगा आपको। और दूसरा कैटेगरी उन्होंने बनाया ई नाइमा, ई नाइमा। ए और ई का बस फर्क है ना बेटा, एनाइमा और ई नाइमा। अब ये क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक्चुअल में ये जो एनाइमा इनाइमा में 2 भागों में बांटा अरस्तु ने, इसका आधार उन्होंने रखा आरबीसी को। अब आरबीसी क्या होता है ये लगभग सभी जानते होंगे, ऐसा मत बोल देना कि आरबीसी हम पहली बार सुन रहे हैं। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, इसको कहा जाता है लाल रक्त कणिका। हमारे शरीर में पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है लाल रक्त कणिका, जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, रक्त परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, तो ये आरबीसी सभी के शरीर में नहीं मिलता। ठीक है, तो इन्होंने इसी को आधार बनाया कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में आरबीसी अब्सेंट रहता है, उनको उन्होंने एनाइमा की कैटेगरी में रखा। गॉट इट। और ऐसे जंतु जिनमें आरबीसी पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, उनको उन्होंने इनाइमा कहा। समझ में आया। जिसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है वो है एनाइमा, जिसमें आरबीसी उपस्थित होता है वो है इनाइमा। अगर कंफ्यूजन हो, सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, इजिली याद कर पाओगे। ए से अब्सेंट याद रख लेना और ए से एनाइमा, खत्म। अब्सेंट एनाइमा, जिसमें आरबीसी अब्सेंट है वो एनाइमा है, और जिसमें प्रेजेंट है वो इनाइमा है। एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। अब जिसमें आरबीसी पाया जाता है जो कि इनाइमा है, इसको फिर से उन्होंने जो है वो आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसको फिर से इन्होंने 2 कैटेगरी में इस प्रकार से बांटा। इसको जिसमें आरबीसी पाया जाता है, ठीक है, इनाइमा। पहली कैटेगरी उन्होंने जो आपका बनाई
वो है विविपोरस। अब ये क्या है मैं अभी आपको समझा दूंगा। और दूसरा ओविपोरस। विविपोरस और ओविपोरस। हिंदी में कहें, विविपोरस मतलब होता है जरायुज, ओविपोरस मतलब होता है अंडयुज। ओविपोरस मतलब क्या होता है? अंडयुज। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। तो आरबीसी पाया तो जाता है वो कहलाता है इनाइमा, लेकिन इनमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है विविपोरस। एक्चुअल में ये बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब स्तनधारी। ये परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य स्तनधारी की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन दूसरा कैटेगरी है अंडयुज। अंड वर्ड से आप समझ सकते हो, ओ से आप और अ से अंडा, ऐसा याद रख लो। तो ऐसे जो अंडे देते हैं, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है ना। इसमें पूरे के पूरे मत्स्य वर्ग आता है, फिशेस कहा जाता है। इसमें पूरे के पूरे आपके सरीसृप वर्ग आता है, जिसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसमें पूरे के पूरे एव्स आते हैं, पक्षी वर्ग। इसमें पूरे के पूरे एम्फीबियन आते हैं, उभयचर वर्ग। अब आप पैनिक मत हो, हम इसको आगामी लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसको किसको मत्स्य वर्ग क्या है, सरीसृप क्या है, पक्षी क्या है, उभयचर क्या है, और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। अभी तो फिलहाल अरस्तु ने जो वर्गीकृत किया है उसको समझ लो। ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो अरस्तु ने पूरे के पूरे जीव जगत को तीन भागों में बांटा, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स की बात करें तो इन्होंने इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। किसके आधार पे? आरबीसी के आधार पे। जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है उसको उन्होंने एनाइमा कहा, और जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने क्या कहा? इनाइमा। फिर इनाइमा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, विविपोरस और ओविपोरस, जरायुज और अंडयुज। विविपोरस स्तनधारी वाला कैटेगरी जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपोरस मतलब अंडयुज, अंडे देने वाले। और इसमें तो भाई चार कैटेगरी आते हैं, मछलियों की कैटेगरी आती है, सरीसृप। सरीसृप मतलब जो नहीं समझ पा रहे होंगे आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। सरीसृप में जैसे कि मगरमच्छ हो गया, छिपकली वगैरह हो गए, घड़ियाल वगैरह हो गए, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये सब आते हैं। पक्षी वर्ग हो गया उभयचर। उभयचर का सबसे अच्छा उदाहरण है मेंढक। ये सभी अंडे देने वाले हैं, और ये अंडयुज या ओविपोरस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन को हम नहीं पढ़ते, ठीक है। अरस्तु ने जो क्लासिफाई किया वो केवल एग्जाम के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन जिस क्लासिफिकेशन को हम वर्तमान में फॉलो करते हैं उसको दिया है कैरोलस लीनियस ने, आधुनिक वर्गीकी के जन्मदाता। जैसा मैंने हेडिंग लिखा है डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन बनेगा बेटा, कि आधुनिक वर्गीकी के जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी के जन्मदाता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इसको कहते हैं कैरोलस लीनियस, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इन्हीं को कहा जाएगा क्या? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कंफ्यूज मत होना, टेक्सोनॉमी की वर्गीकरण की सबसे पहले शुरुआत जो है अरस्तु ने की, लेकिन उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी नहीं कहा जाता। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है किसको? कैरोलस लीनियस को। इनको आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता जो है वो आपका कहा जाता है, ठीक है। ये चित्र जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है कैरोलस लीनियस। इनकी एक बुक भी आई जिनमें उन्होंने ये सारे के सारे वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को जो है वो आपका समझाया है। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी या सिस्टेमा नेचुरल, ठीक है। इनकी जो बुक है, ये जो आप बुक देख देख पा रहे हैं, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी या सिस्टेमा नेचुरल कहा जाता है इसको। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम आप याद रख लेना, सिस्टेमा नेचुरी। एक्चुअल में लैटिन नाम है, सिस्टेमा नेचुरल भी बोलोगे सही है, लेकिन एग्जाम में नेचुरी के नाम से ही पूछता है, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस को मैंने कहा कि ये आधुनिक वर्ग की जन्मदाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। तो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने पूरे के पूरे जो आपके जंतु जगत हैं,
इस जंतु जगत को इन्होंने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? आपके 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, देखते जाइए प्रश्न बनेगा इससे। पहला होता है फाइलम, हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है, दूसरा क्लास, तीसरा ऑर्डर, चौथा जीनस, पांचवा स्पीसीज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनेगा। कैरोलस लिनियस ने जंतु जगत को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। पहला फाइलम, दूसरा क्लास, तीसरा ऑर्डर, चौथा जीनस और पांचवा स्पीसीज। ठीक है, फाइलम को हिंदी में कहेंगे संघ, क्लास को हिंदी में कहेंगे वर्ग, ऑर्डर को कहा जाता है गण, जीनस मतलब होता है वंश और स्पीसीज मतलब होता है आपका जाति। ये जो 5 भाग मैंने आपको बताया, इसको आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, अब क्रम से कैसे याद रखोगे? इसके लिए सिंपल दिमाग में बिठा लो पीसीओ जीएस। एसटीडी पीसीओ सुने हो ना, जो अब विलुप्त हो चुका है, तो पीसीओ वर्ड दिमाग में ले आओ, और जीएस तो आप पढ़ते ही हो, तो पीसीओ जीएस। पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ठीक है, इंग्लिश में याद रखो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो अधिकतर इसमें से अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनका हिंदी नाम भी वही रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इकाइनोडर्मिटा है, या मैं बोला कॉर्डेटा है, या मैं कहूँ आपका हेलमेंथिस है, तो उसको वैसे ही पढ़ो। जबरदस्ती सुक्रीमी वर्ग, कशेरुकी, अकशेरुकी ऐसा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये 5 भागों में जो है वो आपका बांटा। ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। इसमें स्पीसीज जो जाति है, इससे एक प्रश्न बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप दिमाग में इसको बिठा लो कि जो जाति होती है, इसको वर्गीकी की इकाई कहा जाता है। वर्गीकी की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है किसको? जाति को। जाति या स्पीसीज को वर्गीकी की इकाई या वर्गीकरण की इकाई या यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कैरोलस लिनियस ने जो ये लास्ट के 2 आपके भाग हैं, जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति, इसको मिला करके ही जंतुओं का नामकरण किया। ये बहुत फेमस है, ये जो नामकरण है, पूरा का पूरा जो हम नामकरण पढ़ते हैं जीव विज्ञान में, इन्हीं के दिया हुआ नामकरण पढ़ते हैं, और वो कहलाता है बाइनोमेनक्लेचर या आपका द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, तो ये जो आपका बिनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है या बाइनोमेनक्लेचर है, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा ही जो है वो आपका दिया गया है, जिसको द्विनामकरण पद्धति कहा जाता है। इस द्विनामकरण पद्धति में क्या होता है, किसी भी जंतु का जो पहला नाम होता है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा नाम होता है, मतलब बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों का नाम होता है ना, उदाहरण के लिए मान लो मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है, तो भूपेंद्र मेरा नाम हो गया, पटेल मेरा सरनेम हो गया, जाति हो गई। वैसे जो दूसरा जो आपका नाम होता है, उसमें वो उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जाति को। तो वंश और जाति, जीनस प्लस स्पीसीज को मिला करके जंतुओं का साइंटिफिक नेम बनता है। तो चूंकि 2 नामों को मिला करके बनता है, इसीलिए इसको द्विनामकरण पद्धति, है ना, बायोनोमियल जो है नोमेनक्लेचर जो है वो आपका कहा जाता है। पहला भाग इसमें क्या होता है, जीनस या वंश होता है, दूसरा भाग इसमें स्पीसीज या जाति होता है। बिठा लो इसको, जीएस करके बिठा लो दिमाग में, क्या करके बिठा लो? जीएस, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंढक का देख सकते हो। ठीक है, मेंढक जो होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है राना टिग्रिना। जैसे आप रोज को देख सकते हो, गुलाब को देख सकते हो, गुलाब का साइंटिफिक नाम होता है रोजा इंडिका। तो इसमें जो राना टिग्रिना मैंने कहा, मेंढक वाले में राना जीनस है और टिग्रिना स्पीसीज है उसकी। ठीक है, रोजा इंडिका, रोजा उसका वंश है,
इंडिका उसकी जाति है। वैसे मटर, मटर का साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम जीनस है, सटाइवम जो है वो आपका स्पीसीज है। मनुष्य जो आपके ह्यूमंस हैं, हम आप हैं, उनका साइंटिफिक नाम होता है होमोसेपियंस। होमो क्या है? जीनस है। सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। समझ में आ गया? तो ये द्विनामकरण पद्धति भी किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है, बाई कैरोलस लीनियस। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा इन सब चीज से, ध्यान से समझते हुए चलेंगे इसको। ठीक। अब अभी अभी मैंने बताया कि कैरोलस लीनियस ने जो आपका जंतु जगत है उसको 5 भागों में बांटा। पीसियोजियस, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। इसमें से जीनस और स्पीसीज को मैंने बताया कि इन दोनों को मिला करके नामकरण किया उन्होंने। अब इसमें जो पहला है उसको हम देख लेते हैं, फाइलम या संघ। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। कैरोलस लीनियस ने पूरे के पूरे जंतु जगत, है ना, इनको उन्होंने 11 संघ में बांटा, 11 फाइलम में बांटा। फाइलम कितने हैं अगर पूछे तो फाइलम है कितने? 11। पूरे के पूरे जंतु जगत को उन्होंने 11 फाइलम, 11 संघ में जो है आपका बांटा है। और इसको हिंदी में मत पढ़ना, इंग्लिश में ही पूरे के पूरे 11 फाइलम को याद रखना है, 11 फाइलम को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो उल्टा मटिया पेट हो जाएगा। कौन कौन से वो 11 फाइलम हैं, पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद एक एक फाइलम को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। पहला वो जो फाइलम है वो कहलाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में लिखूं, वो प्रोटोजोआ ही आपका लिखा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला इंग्लिश में याद रखो। दूसरा जो फाइलम होता है वो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ फिर पोरीफेरा, इसको थोड़ा रटना। ठीक है। तीसरा जो आपका फाइलम है वो कहलाता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्राटा, या कई प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है ना, कई जगह आपको कोलेंट्राटा बोलते हुए भी सुनाई देगा। ठीक है, तो सिलेंट्राटा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा। चौथा जो आपका फाइलम है वो कहलाता है प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस। हेलमिंथीस मतलब क्रीमी वर्ग होता है बेटा। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस। बड़ा कठिन हो जाता है हिंदी में उल्टा लिखना है इसको। ठीक है। पांचवा जो फाइलम है वो है एस्के हेलमिंथीस। एस्के हेलमिंथीस। एस्के हेलमिंथीस। ठीक है। छठा जो आपका फाइलम है वो कहलाता है एनेलिडा। छठा फाइलम क्या कहलाता है? एनेलिडा। एनेलिडा। सभी से प्रश्न बनेगा ना। ठीक है। सातवां जो फाइलम है वो कहलाता है ऑर्थोपोडा। क्या कहलाता है? ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आठवां जो आपका फाइलम है वो कहलाता है मोलस्का। मोलस्का। क्या कहलाता है? मोलस्का। नौवां जो आपका फाइलम है वो कहलाता है इकाइनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा भी पढ़ा जाता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। 10वां जो फाइलम है वो कहलाता है हेमिकॉर्डेटा। 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 और 11वां जो फाइलम है वो कहलाता है कॉर्डेटा या कॉर्डाटा, जैसे भी प्रोनाउंसिएट करना चाहो आप, कॉर्डेटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो 11 फाइलम है ना, ये 11 फाइलम आपको रटने की जरूरत नहीं है लाइन से, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा अगर आप ये सोच रहे होगे तो। ये 11 फाइलम की खासियत क्या है और किस फाइलम में कौन सा प्रमुख जीव है,
वो एग्जाम में पूछेगा। उदाहरण के लिए आपको पूछ देगा मनुष्य किस संघ में आता है, तिलचट्टा किस में आता है, बिच्छू किस में आता है, सांप किस में आता है पूछ देगा आप, या पूछ देगा केचुआ किस में आता है, ऑक्टोपस किस में आता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ किस में आते हैं। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा जीव किस फाइलम से बिलोंग करता है, या उस फाइलम की क्या विशेषताएं हैं। तो ये 11 फाइलम हम अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा। अब इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जो एग्जाम में कई बार जो है वो आपका पूछा गया है, और उसको ध्यान से आप समझिए। ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक का जो आपको फाइलम दिखाई दे रहा है बेटा, प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मिटा तक का जो आपको फाइलम दिखाई दे रहा है 1 से लेकर के 9, इसको अलग याद रखो। 1 से लेकर के पूरा का पूरा 9, ये ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, इसको मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के जो फाइलम में जीव हैं, इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी अब्सेंट रहती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है इंग्लिश में वर्टिब्रा। तो जिसमें वर्टिब्रा नहीं पाया जा रहा है उसको कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स। नॉन वर्टिब्रेट्स, हिंदी में कहेंगे अकशेरुकी। कशेरुक मतलब, कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी होता है शुद्ध हिंदी में कशेरुक मतलब। तो जिसमें कशेरुक नहीं पाया जा रहा है वो कहलाएगा अकशेरुकी। जिसमें वर्टिब्रेट्स नहीं पाए जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जा रहे हैं, वो कहलाएगा नॉन वर्टिब्रेट्स। तो 1 से लेकर के 9 तक के जो आपके फाइलम दिखाई दे रहे हैं आपको, वो अकशेरुकी हैं। एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा कशेरुकी है, कौन सा अकशेरुकी है। तो 1 से लेकर के 9 तक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी हैं। ठीक, जो 11वां फाइलम है कॉर्डेटा, 11वां फाइलम है कॉर्डेटा, इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये क्या कहलाता है, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स। हम मानो इसी कॉर्डेटा में आते हैं बेटा, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। हम मानो ही नहीं, जिसमें भी आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है वो आएगा इसमें कॉर्डेटा में। क्या कहलाएगा, वर्टिब्रेट्स कहलाएगा। हिंदी में क्या कहलाएगा, कशेरुकी। जिनके शरीर में कशेरुक दंड पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स। समझ में आया। 1 से 9 तक क्या है, अकशेरुकी, नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जो 11वां नंबर पे कॉर्डेटा है वो कशेरुकी है, वर्टिब्रेट्स है, उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों छोड़ दिया आपने, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा से सीधे तौर पर ये क्वेश्चन बनता है, हेमिकॉर्डेटा पूरी तरीके से अकशेरुकी भी नहीं है, पूरी तरीके से कशेरुकी भी नहीं है। ठीक है, तो ये कशेरुकी और अकशेरुकी की बीच की कड़ी कहा जाता है। ये जो बीच की कड़ी वाला क्वेश्चन है ना, कई बार पूछता है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी किसे कहते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी की बीच की कड़ी किसे कहते हैं, या जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। जंतु और पादप के बीच कड़ी तो मैं आपको पढ़ा चुका पिछले क्लास में, यूग्लिना को कहते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, वो है 10वां फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, हेमिकॉर्डेटा को। कशेरुकी और अकशेरुकी की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, हेमिकॉर्डेटा। याद रख लेना, आने वाले टेस्ट में मैं इसको पूछूंगा और एग्जाम में आने की भी प्रबल संभावना है। इतना समझ में आ गया। अब एक एक फाइलम को देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे भाई। ठीक है, बाकी अगली क्लास में अपन देखेंगे। तो चलिए, अब पहला फाइलम मैं लेकर के आपके सामने रख रहा हूं, जो कि है प्रोटोजोआ। एकदम ज्यादा डिटेल में नीट लेवल पे तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने कहा एकदम सरल भी नहीं पढ़ना है, मॉडरेट लेवल में पढ़ना है। आपके एग्जाम में 3 स्तर के प्रश्न आएंगे, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और आपका हाई लेवल। हाई लेवल की संख्या बहुत कम रहेगी, तीनों लेवल में आपको लेकर के चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ, यहाँ पे चित्र जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। चित्र पे थोड़ा सा नजर डाल दो कि प्रोटोजोआ कैसे दिखाई देते हैं, है ना।
एक अमीबा है, एक पैरामीशियम है, ये एक यूग्लिना है। ये जो आप देख पा रहे हो ये अमीबा है, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है। ये आपका यूग्लिना है, इसको तो मैं पिछले क्लास में बताया था। ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जंतु तो है ही, तभी हम इसको अभी जंतु जगत में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये अपना भोजन खुद बना लेता है, तो पौधों और जंतु दोनों की गुण है। अब प्रोटोजोआ होते क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रोटोजोआ वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो प्लस जोआ, ये दो वर्ड से मिलकर के क्या बना है, प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रीमिटिव, प्रिमिटिव मतलब हिंदी में होता है प्राथमिक। गॉट इट। जोवा का मतलब होता है बेटा एनिमल। जोवा का मतलब क्या होता है, एनिमल। एनिमल मतलब होता है जंतु, प्राथमिक जंतु। कहने का मतलब इस प्लेनेट पर पनपने वाले जो सबसे पहले जंतु हैं वो है प्रोटोजोआ। ये बहुत छोटे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनको हम नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा तो ये है, थोड़ा इधर ले चलो। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। और मैंने क्या बताया, पैरामीशियम इसका प्रमुख जो एग्जाम्पल है। और एक मैंने आपको बताया यूग्लिना, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के बारे में आप क्या याद रखोगे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नाम में उसका अर्थ छिपा हुआ है, प्रिमिटिव एनिमल है ये, प्राथमिक जंतु हैं ये, जो इस ब्रह्मांड में जिनकी उत्पत्ति पहले, ब्रह्मांड में तो नहीं, हमारे प्लेनेट पे पृथ्वी में, ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगले फाइलम की ओर चलते हैं। अगला फाइलम है आपका पोरीफेरा, ठीक है। अब ये जो पोरीफेरा वर्ड है ना, ये पोर्स वर्ड से बना है। पोर वर्ड से बना है। पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। तो एक्चुअल में ये छिद्र युक्त, या बोल सकते हो स्पंज के समान। जैसे आप स्पंज देखते हो ना, वो उसमें भी ढेर सारे क्या रहते हैं, पोर्स या छिद्र रहते हैं। तो ये छिद्र युक्त या स्पंज के समान क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ये छिद्र युक्त या स्पंज के समान समुद्री जीव होते हैं, ये आप देख सकते हो। खास करके जब भी आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल या फिर एनिमल प्लेनेट वगैरह देखते होगे, डिस्कवरी वगैरह देखते होगे, तो जहाँ पे सी डाइविंग का वीडियो आता है उसमें आपको ये दिखाई देंगे। जो कोरल रीफ होते हैं, मूंगा चट्टान होते हैं, उनमें जो है ये आपका आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये इनकी खासियत क्या होती है वो समझ लीजिए, कि ये छिद्र युक्त होते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं। बस इतना आप याद रखो, पोर्स वर्ड से याद रख लेना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल ही आपको बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। यूस्पोंजिया, इसका एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूस्पोंजिया। इसके नाम में ही स्पंज वर्ड छुपा हुआ है, तो आसानी से आप ट्रेस कर सकते हो। प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया। अगला जो आपका हमारा संघ है वो है कोलेंट्रेटा, या कॉल्ड सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की खासियत क्या होती है, कि ये पौधों के समान दिखने वाले जीव होते हैं। पौधों के समान दिखने वाले जलीय जीव, जल में पाए जाते हैं ये भी। जैसे सिलेंट्रेटा जल में मिलता है, पोरीफेरा जल में मिलता है, ये भी जल में पाया जाता है और ये पौधों के समान दिखाई देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। अभी मैं चित्र भी आपको दिखा दूंगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जेलीफिश। जेलीफिश को तो आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा, जेलीफिश को। और क्या आपका कोरल रीफ, मूंगा चट्टान, ये सभी इसके उदाहरण हैं। कोरल रीफ को ही क्या कहा जाता है, मूंगा चट्टान कहा जाता है। इसको, मूंगा चट्टान को मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में बड़ी डिटेल से जो है वो आपका पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जेलीफिश कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। वो फ्लोट करते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि कोई एल्गी शैवाल वगैरह तैर रहा है, लेकिन एल्गी शैवाल नहीं है भाई, वो जीव है जो दिख रहा है पौधे के समान। हाइड्रा ऐसा दिखता है कि कोई तना का टुकड़ा जो है वो आपका तैर रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो जीव होते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे आपके पौधे हों, बट ये जीव होते हैं। हाइड्रा को याद रख लेना, जेलीफिश को याद रख लेना। मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान तो चट्टान जैसे दिखता है।
और चट्टान में लहराते हुए पौधे टाइप का दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो जो है अपने टीवी वगैरह पे देखे होंगे। तो ऐसा लगता है कि चट्टान है, उस चट्टान में ढेर सारे पौधे हैं, पौधे लहरा रहे हैं। वही मूंगा चट्टान है, नाम चट्टान है, लेकिन वो एक्चुअल में जीव है। ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद अगला जो संघ है वो है आपका प्लेटी हेलमेंथीस। चित्र देख के थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो संघ है वो क्रीमी वर्ग है। ठीक है। और इसमें आप बस एग्जाम्पल याद रख लो दो तीन तो। एक तो एग्जाम्पल याद रख लो जो सबसे ज्यादा पूछता है, चपटा क्रीमी। चपटा क्रीमी, फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म कहते हैं चपटा क्रीमी। दूसरा एग्जाम्पल आप याद रख लो, फीता क्रीमी। इसको कहा जाता है कि आपका टैप वॉर्म। टैप मतलब क्या होता है? फीता। ठीक है, चपटा क्रीमी और आपका फीता क्रीमी। ठीक है। और एक जो कई बार थोड़ा से हाई लेवल के एग्जाम में पूछा गया है वो है आपका फ्लूक्स। तो ये क्रीमी है। अब देखो, वर्म क्रीमी तो बाहर पृथ्वी पे भी पाया जाता है ना, जैसे अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म मतलब केचुआ, वो भी वॉर्म है ना। ठीक है। लेकिन वो इस क्रीमी वर्ग में नहीं आता, वो बड़ा क्रीमी है भाई। इसमें छोटे शरीर के भीतर पाए जाने वाले क्रीमीज की जो है बात की जा रही है। हेलमेंथीस मतलब क्रीमी वर्ग। प्लेटी, प्लेटी मतलब फ्लैट है। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब चपटे होते हैं ये। तो इसमें आते हैं फ्लैट वॉर्म्स, चपटा क्रीमी। इसमें आते हैं टैप वॉर्म, फीता क्रीमी। इसमें फ्लूक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ये तीन कम से कम आप याद रखो। है ना। टैप वॉर्म किस में आता है आपको पूछ सकता है, फीता क्रीमी किस में आता है आपको पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल रख देगा, और किस में किस संघ में आता है, किस संघ से बिलोंग करता है ये पूछ देगा। तो आंसर आएगा प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है। अगला इसी का एक मिलता जुलता है, एसके हेलमेंथिस। एसके हेलमेंथिस में मतलब जो आपके गोल कृमि है वो आते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस में चपटे कृमि आते हैं, एसके हेलमेंथिस में गोल कृमि आते हैं। जैसे इसके अच्छा उदाहरण है, कृमि का ही नाम है क्या आपका गोल कृमि। क्या कहा जाता है इसको? राउंड वॉर्म जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एस्केरिस, एस्केरिस। इसके अलावा वुचेरिया, वुचेरिया तो बहुत फेमस है। वुचेरिया भी कहा जाता है, वाउचेरिया भी कहा जाता है इसको। यह इसलिए फेमस है क्योंकि ये फाइलेरिया रोग फैलाता है। ये फाइलेरिया रोग का क्या है? कारक है। फाइलेरिया रोग को साधारण भाषा में हाथी पांव रोग जो है वो आपका कहते हैं। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखो, वुचेरिया को। ठीक है। ये फाइलेरिया रोग का मेन कारक है हाथी पांव। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर फाइलेरिया रोग तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मच्छर केवल उसका वाहक है बेटा। जो इस जो वॉर्म है ना, ये जो कृमि है, इसको लेकर के वो आपका दूसरे के शरीर में लेकर के जाता है। मेन कारक क्या है आपका? वुचेरिया। तो वुचेरिया, फाइलेरिया रोग या हाथी पांव, जिसमें एक पैर फूल नहीं जाता आपका, आपने देखा होगा। हालांकि अब ये डिसीज देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो उसका मेन कारण है वुचेरिया। तो ये कौन से फाइलम में आता है? ये एस्के हेलमिन्थिस है, गोल कृमि है ये। ठीक है। तो गोल कृमि याद रख लो, एस्केरिस याद रख लो, और वुचेरिया याद रख लो। अब आगे बढ़ता हूं, अगला जो संघ है वो है आपका एनेलिडा। ये भी कृमि ही है लगभग, लेकिन ये बड़े कृमि हैं जो पृथ्वी में बाहर पाए जाते हैं। जैसे किसके एग्जाम्पल में है आपके अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब क्या होता है? केचुआ। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, केचुआ किस संघ में आता है? केचुआ एनेलिडा संघ में आता है। केचुआ के अलावा आप याद रखो लीच को। लीच, लीच मतलब होता है जोंक। जो गांव में रहते हैं वो तो सब देखे होंगे, केचुआ भी देखे होंगे, जोंक भी देखे होंगे। कई लोगों को जोंक ने काटा भी होगा तालाब में नहाते हुए। ठीक है। तो ये देखो, ये है लीच या जोंक जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये केचुआ है। ये नेरिस है, लेकिन इतना डिटेल नहीं जाएगा, इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। केचुआ और जोंक बस याद रख लो। ये किस में आते हैं? एनेलिडा संघ में आते हैं। ठीक है। अगला आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, पोडा वर्ड पे याद रखो। पोडा मतलब पैर, पोडा मतलब पैर, और आर्थो मतलब बहुत सारे। मिनिमम तो छह, छह से भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा मतलब जिनके ढेर सारे पैर होते हैं। तो सभी कीड़े इसमें आते हैं। तो ये एक्चुअल में कीड़ों का संघ है, कीट संघ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। जैसे तिलचट्टा, जो मेन मेन एग्जाम में पूछता है, वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ।
इसमें आता है झींगा, चिंगरी, चिंगरी जो आप लोग खाते हो ना, कई लोग बोलते हो चिंगरी, झींगा मछली। अरे झींगा मछली मछली नहीं है, झींगा कीड़ा है। झींगा क्या है आपका? कीड़ा, कीड़ा खा रहे हो आप। तो झींगा एक्चुअल में मत्स्य वर्ग में नहीं आता, मछली वर्ग में नहीं आता, वो कॉर्डेटा वगैरह नहीं है, झींगा आर्थ्रोपोडा है। इसीलिए इसको पूछता है झींगा क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा एक कीड़ा है, ठीक है बेटा। इसके अलावा केकड़ा, कई लोग केकड़ा भी खाते हो, केकड़ा भी कीड़ा है, कोई मछली मछली वर्ग में नहीं आता वो, ठीक है। तो झींगा केकड़े को तो विशेष रूप से याद रखना, ये आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो है आते हैं। इसके अलावा जो आपको मच्छर काटता है, जो आपको खटमल आपके खटिया में रहता है वो, इसके अलावा जो आपका मक्खी, हर प्रकार की मक्खी ना, मधुमक्खी और काटने वाली मक्खी, हर प्रकार की मक्खी, इसके अलावा टिड्डा वगैरह हो गया, ये सारे कीड़े जो होते हैं ना, ये सारे किस्में आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो मेन झींगा केकड़ा याद रखना है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इससे प्रश्न बनता है। झींगा केकड़ा दोनों कीड़े हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ग में कीट संघ में आते हैं। अगले संघ की ओर चलते हैं। अगला संघ है आपका मोलस्का। नाम में थोड़ा कोमल लग रहा है ना, मोलस्का, क्योंकि ये कोमल जीवों का संघ है, ठीक है। इसमें आते हैं सभी सीपी, सीपी मतलब जितने भी स्नेल, घोंघे वगैरह आते हैं ना, सीपी, घोंघा, ये सब आता है इसमें। इनका बाहरी कवच तो फिर हार्ड रहता है, लेकिन भीतर शरीर एक्चुअल में क्या रहता है, इनका बहुत ही नाजुक रहता है, मुलायम रहता है। और जो मेन एग्जाम में पूछता है वो है ऑक्टोपस। कई लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, उनको ये लगता है कि ऑक्टोपस के भी बहुत सारे पैर हैं, तो ऑक्टोपस भी आर्थ्रोपोडा में आएगा, जो पहले हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ऑक्टोपस ऑर्थोपोडा में नहीं आता बेटा, वो कोमल उसका शरीर होता है, कोमल वर्ड से याद रख लेना कि जो आपका ऑक्टोपस है वो मोलस्का में आता है। सीपी घोंघे के साथ ऑक्टोपस किस संघ में आता है आपका? मोलस्का संघ के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। ठीक, अगले संघ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा संघ है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश, तारा मछली। अब यही गलतियां हो जाती हैं, नाम ही है स्टारफिश तो आदमी को लगता है फिश है, तारा मछली आदमी को लगता है मछली है। ये भी मछली नहीं है, ये फिश कैटेगरी में नहीं आता। इसका सबसे जो मेन एग्जांपल है स्टारफिश या तारा मछली, ये एक्चुअल में मछली नहीं है, भले इसके नाम पे फिश वर्ड जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा है। मछली तो बेटा जो सबसे आखिरी फाइलम है ना, 11वां फाइलम कॉर्डेटा, उसमें आता है। रीजन, क्योंकि मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका स्टार फिश है, जो स्टार की जैसे दिखाई देता है, जिसको भले ही फिश बोल देते हैं, बट आपका ये इकाइनोडर्मेटा है। जैसे झींगा मछली बोल देते हैं, लेकिन वो मछली नहीं है, झींगा जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा है। वैसे स्टार फिश फिश नहीं होकर कि ये क्या है? आपका इकाइनोडर्मेटा है। ये स्टार फिश इस प्रकार से दिखाई देते होंगे, ठीक है। और जिन्होंने बियर ग्रिल्स का जो है मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड सुना भी है ना, आई थिंक सुना होगा आपने। तो उसमें देखना जो बेयर ग्रिल्स होता है, जब वो सर्वाइवल के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, तो कई बार समुद्र से वो इस प्रकार का सी अर्चिन खाता है। बाहर पूरा कांटेनुमा होता है, अंदर थोड़ा सा उसका माल मटेरियल होता है जिसको खा सकते हैं, मतलब उसको बेयर ग्रिल ही खा सकता है भाई, हम तो नहीं खा सकते, ठीक है। तो जो सी अर्चिन जिसको कहा जाता है, ये भी इकाइनोडर्मेटा में आता है। नॉर्मली स्टार आपको पूछेगा स्टार फिश, अगर थोड़ा डीप गया तो सी अर्चिन पूछ सकता है आपको। तो स्टार फिश, सी अर्चिन, ये सभी किस्में आते हैं इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं हेमिकॉर्डेटा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा, वो सभी नॉन वर्टिब्रेट्स थे, अकशेरुकी थे, उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अभी जो 10वां फाइलम हम पढ़ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, ये कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की क्या कहलाती है? कड़ी कहलाती है। हेमिकॉर्डेटा जो है ये कशेरुकी और अकशेरुकी वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स के बीच की क्या कहलाती है? कड़ी कहलाती है। देखो इसमें क्या था, इस संघ में एक्चुअल में इसको कॉर्डेटा में रखा गया था, ये वाले में कॉर्डेटा, मतलब इनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये सबसे अंतिम फाइलम है, 11वां फाइलम है, ठीक है, जिसमें हम भी आते हैं। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है ना बेटा, है ना,
इसको भी पहले इसी फाइलम में रखा गया था, है ना, कॉर्डेटा में रखा गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, बाद में ये पाया गया कि इसमें पूरी तरीके से विकसित रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। एक वास्तविक जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कहलाता है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड, जिसको हिंदी में पृष्ठ रज्जु कहते हैं, ये इस हेमिकॉर्डेटा में केवल ऊपरी सिरे में पाया जाता है, नीचे तरफ नहीं पाया जाता। तो कुल मिला के ये बोलो कि इसमें विकसित रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको फिर कॉर्डेटा से हटा दिया गया। अब थोड़ी सी है, थोड़ी सी नहीं है, मतलब थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी सी नहीं भी है, इसीलिए ये कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी कहलाया। ये आपका प्रश्न कई बार एग्जाम में जो है वो आपका बना हुआ है। एक्चुअल में इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, हेमी प्लस कॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और कॉर्डेटा में जो आपका कॉर्ड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। यहाँ पे रस्सी से आशय कोई धागा वागा से नहीं है, यहाँ पे रस्सी से आशय रीढ़ की हड्डी से है। ठीक है, तो आधा रस्सी इसमें मिल रहा है, आधा कॉर्ड इसमें मिल रहा है, आधा कशेरुक दंड मिल रहा है, इसीलिए ये कॉर्डेटा में नहीं आ पाया। और इसको बाद में एक अलग से बना दिया गया फाइलम हेमी कॉर्डेटा। इसमें आधा रीढ़ की हड्डी है, आधा नहीं है, इसीलिए इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका, वो होता है टंग वॉर्म, जिह्वा कृमि। टंग वॉर्म, या इसको कहते हैं आपका जिह्वा कृमि, टंग वॉर्म। चित्र आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अंतिम फाइलम पे आते हैं कॉर्डेटा, जिसको आप देखते हुए बहुत सारे परिचित जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कॉर्डेटा वो संघ होता है जिसमें कॉर्ड पाया जाता है, कॉर्ड वर्ड से बना है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका पाई जाती है, कशेरुक दंड पाया जाता है। तो जो विकसित जीव होते हैं खास करके, वो सभी अधिकतर कॉर्डेटा की श्रेणी में जो है वो आपका आते हैं। इनमें कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। हम मनुष्य भी इसमें आते हैं, ये चित्र आप देख सकते हैं, मनुष्य को मैंने आपका शामिल किया हुआ है। एक बड़ी वेल भी देख सकते हैं, वो भी कॉर्डेटा ही है, क्योंकि उसमें बड़ी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कॉर्डेटा को मैं नेक्स्ट क्लास में बड़े डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कॉर्डेटा के खुद 5 भाग हैं। एक होता है मत्स्य वर्ग, जिसको कहते हैं फिशेस। दूसरा होता है उभयचर वर्ग, जिसको कहते हैं एम्फीबियंस। तीसरा होता है सरीसृप वर्ग कहते हैं, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं। चौथा होता है पक्षी वर्ग, जिसको एव्स कहते हैं। और पांचवा होता है मैमल्स, जिसको स्तनधारी कहते हैं। उसको हम डिटेल से अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बस कॉर्डेटा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कि कॉर्डेटा के शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका पाई जाती है। बहुत सारे कॉर्डेटा हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको सबसे बड़ी कॉर्डेटा कौन सा है, सबसे छोटी कॉर्डेटा कौन सा है। सबसे बड़ी कॉर्डेटा है पृथ्वी पर नीली व्हेल, देख सकते हैं बहुत बड़ा रहता है ये वर्तमान में सबसे बड़ा कॉर्डेटा, सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। और सबसे जो छोटा कॉर्डेटा है वो है पेंडाका मछली, पेंडाका मछली। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा कॉर्डेटा भी एक मछली है, नीली व्हेल, और सबसे छोटा कॉर्डेटा भी एक मछली है, पेंडाका मछली। तो आप गलत हो, व्हेल मछली नहीं है, व्हेल मछली नहीं है, ये स्तनधारी है। और ये आप समझोगे अगले क्लास में। ठीक है, व्हेल, डॉल्फिन, ये मछली नहीं है, ये सब स्तनधारी हैं। ठीक है, ये बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें गिल्स, गलफड़े वगैरह नहीं पाए जाते। इनमें बकायदा एक नोज होता है, नाक होता है, ये श्वास लेते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अगले क्लास में बताने वाला हूँ। अब पेंडाका मछली भी आप देख लो, पेंडाका मछली कैसा दिखता है, बहुत छोटा मछली। ये सबसे छोटा क्या है कॉर्डेटा, इतना छोटा है कि उंगली के टिप में जो है आपका लगभग दिखाई भी नहीं देगा आपको ये। ठीक है, तो ये सबसे छोटा कॉर्डेटा है। गॉट इट। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एनिमल किंगडम, जंतु जगत के वर्गीकरण को जो है आपका डिटेल से समझा। पार्ट 1 हमारा यहीं पे जो है वो आपका समाप्त होता है। पार्ट 2 जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आप हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दो भाई, अपना नाम लिख करके। और नोट्स वगैरह भी आपको वहां पे उस बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, अपना नाम लिख देना, प्रयोगशाला लिख देना। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।